हमारा है और हमने किसी ओरिजिनल ऑथर को क्रेडिट नहीं दिया है। जनरली जब हम देखते हैं तो 3 चीज ऐसे बेसिक रीजंस होते हैं जिनकी वजह से प्लेजरिज्म अकर करता है, या जहां पर हम 3 ऐसी गलतियां करते हैं। सबसे पहले, सपोज यू हैव टू सबमिट अ पेपर। नाउ व्हाट यू डू, यू ट्राई टू फाइंड आउट द रिसर्च पेपर रिलेटेड टू योर टॉपिक। आप अपने टॉपिक से रिलेटेड रिसर्च पेपर्स निकालते हैं, उनमें सुपरफिशियल मॉडिफिकेशंस करते हैं और फिर मॉडिफिकेशंस करके आप पेपर अपने नाम पर सबमिट कर देते हैं। ये पहला होता है जो हम लोग अक्सर प्लेगरिज्म की कैटेगरी में करते हैं। सेकंड क्या होता है कि आपको एक टॉपिक पे पेपर बनाना है, तो आपने 3-4 रेप्यूटेड जर्नल से उस टॉपिक्स के पेपर निकाले। उन चारों पेपर्स में से आपने कुछ कुछ मटेरियल निकाला, सम पोर्शंस आपने सब जर्नल से एक्सट्रैक्ट किया और अपना एक पेपर प्रिपेयर कर दिया। दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज प्लेगरिज्म। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, जब हम तीसरी बात करते हैं, तो जब हम रिसर्च वर्क कर रहे होते हैं तो हम बहुत सारे सोर्सेस को यूज करते हैं, लेकिन जब हम फाइनल डॉक्यूमेंटेशन की स्टेज पर आते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमने कहां से वो सोर्स लिया था और हम गलत सोर्स दे देते हैं। ये 3 ऐसे मेन रीजंस हैं जब हम प्लेगरिज्म या एकेडमिक थेफ्ट के अंतर्गत आ जाते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड। जैसे कि आपने कहा कि अगर हम प्लेजरिज्म की प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें, so plagiarism is taking over the ideas, methods or written words of another without acknowledgement and with the intention that may be taken as a work of deceiver। कहने का मतलब है सिंपल कि हम लोगों ने दूसरे के जो ओरिजिन ऑथर था, ओरिजिनल, उसके आइडिया को लिया और उसके वर्ड्स को कॉपी किया, उसके पूरे मटेरियल को हमने लेकर अपना मटेरियल डिक्लेयर कर दिया और कहीं पर भी हमने ओरिजिनल ऑथर को क्रेडिट नहीं दिया। प्लेजरिज्म 2 टाइप से हो सकता है। फर्स्ट इज प्लेजरिज्म ऑफ आइडियाज एंड सेकंड इज प्लेजरिज्म ऑफ टेक्स्ट। जब हम प्लेजरिज्म ऑफ आइडियाज की बात करते हैं, दिस मीन्स कि हम किसी और के आइडिया को ले रहे हैं। दिस आइडिया can be a explanation, theory, conclusion, hypothesis, metaphor, in whole or in part, or with some superficial modification and without giving credit to the originator। जब हम दूसरे की कोई भी आइडिया को कॉपी करते हैं और ये डिक्लेयर कर देते हैं कि वो आइडिया हमारा है और हम ओरिजिनेटर को नहीं क्रेडिट देते, ये भी होता है प्लेजरिज्म ऑफ आइडियाज। प्लेजरिज्म ऑफ आइडियाज की जो कंडीशन है वो ज्यादा पर्सन या ज्यादा एडवर्स तब बन जाती है जब उसके साथ एक टर्म जुड़ जाता है और वो होता है क्रिप्टोमेंसिया। क्रिप्टोमेंसिया वो कंडीशन होती है जब हम प्लेगरिज्म करना नहीं चाहते लेकिन अनइंटेंशनली या अनकॉन्शियसली हमसे प्लेगरिज्म हो जाता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज unconscious plagiarism of ideas, and within this author believes that the idea is original but have already been encountered earlier। ऐसा लगता है, जो आइडिया जो ऑथर होता है उसे लगता है ये आइडिया मेरा ही है, पर वो इस बात से अज्ञान रहता है कि ये आइडिया पहले ही कोई दे चुका है। जनरली जब हम बात करते हैं साइंसेस और सोशल साइंसेस की, तो प्लेजरिज्म ऑफ आइडियाज या क्रिप्टोमेंसिया की कंडीशन, अनकॉन्शियस प्लेगरिज्म ऑफ आइडियाज, इतना ज्यादा रिजल्ट नहीं करता। ये कंडीशन तब रिजल्ट हुई थी जब एक म्यूजिशियन ने ये कंप्लेन करी थी कि उन्होंने जो बीट्स डेवलप किए हैं ये ऑलरेडी किसी दूसरे म्यूजिशियन ने बहुत पहले दे दिए थे, जबकि इनके लिरिक्स डिफरेंट थे और जो ओरिजिनेटर था जिसने क्लेम किया था उसको पता नहीं था। तो ये तब होता है जब हम अनअवेयर होते हैं कि हमसे पहले भी इसका ओरिजिनेट किसी ने किया है। बट द मेन कंसर्न पार्ट ऑफ टुडेज फोकस वुड बी प्लेजरिज्म ऑफ टेक्स्ट, जो कि मेन हमारे लिए क्रिटिकल एस्पेक्ट स्टडी बनता है। पर जैसे कि अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे प्लेजरिज्म टेक्स्ट,
आप लोगों ने कहा कि जब हम प्लेजरिज्म की बात करते हैं तो इसका मतलब कॉपी और पेस्ट, कॉपी और पेस्ट। तो अब आपको यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि अगर कॉपी और पेस्ट से होता तो कॉपीराइट एक्ट से ही काम पूरा हो जाता। फिर प्लेजरिज्म और कॉपीराइट में क्या डिफरेंस है? सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Now here when we talk about the Copyright Act of 1957, Copyright Act of 1957 is provided to the authors of original works of authorship including literacy, dramatic, musical, artistic and certain other intellectual works. It is important to mark here that Copyright Act is available for both the published and unpublished work. कहने का मतलब है कि अगर मेरा कोई मटेरियल मैंने पब्लिश किया, मैं उसके ऊपर कॉपीराइट एक्ट लगा देती हूं, तो दैट मीन्स कि बिना मेरी परमिशन के आप उस मटेरियल को यूज नहीं कर सकते। पर यहाँ पर प्लेजरिज्म में क्या है कि आप मटेरियल को यूज कर सकते हैं। द डिफरेंस इज आपको कि आपने मेरा मटेरियल लिया है, इस बात का क्रेडिट मुझे देना होगा प्रॉपर साइटेशन के थ्रू या प्रॉपर सोर्सेस के थ्रू। इन दोनों के बीच में आप एक टर्म देख पा रहे होंगे, वो है फेयर यूज। जो फेयर यूज टर्म है, दिस इज ऑल्सो अंडर कॉपीराइट लॉ एक्ट that allows for use of limited portion of a work that has copyright without having permission from the original author. कहने का मतलब है कि फेयर यूज जो है वो कॉपीराइट एक्ट का एक पार्ट है। इसमें क्या होता है कि ओरिजिनल ऑथर ने अगर अपने आर्टिकल पर कॉपीराइट एक्ट लगाया भी है तो उस ओरिजिनल ऑथर का कुछ लिमिटेड यूज उस पेपर का हम लोग को फ्री एक्सेस होती है। और ये फ्री एक्सेस इसलिए होती है ताकि जो वर्क उसने किया है वो सबको रिवील हो जाए और डुप्लीकेसी ना हो पाए। और सेकंड चीज ये होती है कि लिमिटेड एक्सेस इसलिए भी होती है कि ताकि डिसमिनेट हो पाए कि क्या उन्होंने रिसर्च किस डायरेक्शन में की है या फिर एजुकेशन किस डायरेक्शन में की है। नेक्स्ट स्लाइड सर। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स टाइप ऑफ प्लेगरिज्म। जब हम प्लेगरिज्म की बात करते हैं तो प्लेगरिज्म मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। डायरेक्ट प्लेगरिज्म, मोजाइक प्लेगरिज्म, पैराफ्रेजिंग प्लेगरिज्म और एक और मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी, दैट इज एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म। और लास्ट है सेल्फ प्लेगरिज्म। अब क्वेश्चन उठता है कि सेल्फ प्लेगरिज्म भी टाइप ऑफ प्लेगरिज्म है या नहीं। ये हम तब डील करेंगे जब हम इसके मेन सेक्शन में आएंगे। नेक्स्ट स्लाइड। Now, when we talk about direct plagiarism, now in direct plagiarism, you copy word to word text in our writing, not giving proper citation, nor using proper quotation mark. जो शब्द verbatim है यहाँ पर, जब आप word to word किसी ओरिजिनल ऑथर का वर्ड टू वर्ड कॉपी करके अपने वर्क में ये भी नहीं साइट करते कि ये वर्क किसका है और ना ही आप कोटेशन मार्क्स यूज करते हैं, तो ऐसी कंडीशन को कहते हैं डायरेक्ट प्लेजरिज्म। क्योंकि ये रूल है रिसर्च का कि अगर आप किसी के वर्ड्स को लेते हैं या किसी की सेइंग को कहते हैं तो दैट हैज टू बी विद इन कोटेशन मार्क्स। तो दिस इज डायरेक्ट प्लेजरिज्म। या तो आप कोटेशन मार्क्स यूज करें या फिर आप ब्लॉक कोटेशन यूज करें इंडिकेट करने के लिए कि ये जो वर्ड्स हैं ये आपके नहीं है, आपने किसी से लिए। दिस इज डायरेक्ट प्लेजरिज्म। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज मोजाइक प्लेजरिज्म। जो मोजाइक प्लेजरिज्म है, दिस इज ऑल्सो नोन एज पैच राइटिंग। और मोजाइक प्लेजरिज्म, विद इन दिस प्लेजरिज्म वी बोरो द आइडियाज एंड ओपिनियन from the original source and few verbatim words and phrases without giving credit to the original author. हम इसमें क्या करते हैं, थोड़े से स्मार्टली एक्ट करते हैं। हम डायरेक्ट प्लेगरिज्म की तरह वर्ड टू वर्ड कॉपी नहीं करते, वर्बेटिम नहीं करते,
हम इसमें थोड़ा सा मेकअप या कॉस्मेटिक चेंज करके कुछ फ्रेज ले लेते हैं, कुछ क्लॉज ले लेते हैं जो ओरिजिनल ऑथर के होते हैं, और फिर उनको मॉडिफाई करके अपना मटेरियल रेडी कर देते हैं। पर जब आप ऐसा कर रहे होते हैं उस वक्त आप ओरिजिनल ऑथर से फ्रेज और क्लॉजेस जो लेते हैं उनका आप उनको एट्रीब्यूशन नहीं देते, आप उनको क्रेडिट नहीं देते कि मैंने ये क्लॉजेस और फ्रेजेस जो लिए हैं वो किसी और से लिए हैं, उसके बाद मैंने इन्हें मॉडिफाई किया है। ना ही जो आप उनसे फ्रेजेस और क्लॉजेस लेते हैं उन्हें कोटेशन मार्क्स में डालते हैं। तो ये भी आपका कैटेगरी में आ जाता है प्लेजरिज्म। अब जो जितने भी रिसर्च स्कॉलर्स हैं या जितना भी हमारा प्लेजरिज्म का मेन अकाउंट पोर्शन आता है वो यहीं पर आता है, विच इज कॉल्ड मोजाइक प्लेजरिज्म या फिर पैच राइटिंग प्लेजरिज्म। हम कोशिश करते हैं कि अगर ओरिजिनल ऑथर ने कोई सेंटेंस लिखा है या फिर कोई आर्टिकल लिखा है तो हम उसके ऑर्डर को चेंज करके सोचते हैं कि प्लेजरिज्म हट जाएगा। सेकेंडली हमारी अनदर प्रैक्टिस रहती है कि हम वॉइस को चेंज करते हैं, एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, और हम टेंसेस चेंज भी करते हैं कि प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में लिख देंगे विद अ कंडीशन कि हमारा प्लेजरिज्म अकाउंट नहीं होगा, but that is also wrong. That all is considered under mosaic plagiarism. Next, sir. अब डायरेक्ट प्लेजरिज्म में हमने किया वर्ड टू वर्ड, मोजाइक में हमने स्मार्टली एक्ट किया और हमने कुछ फ्रेजेस और कुछ क्लॉजेस ही लिए। थर्ड स्टेप आती है पैराफ्रेजिंग। जो पैराफ्रेजिंग होता है दिस इज ऑल्सो नोन एज समराइजिंग। In this case, we use own words to condense and convey others' contribution in a shorter version of original. इसे आप इस तरह से समझिए कि पैराफ्रेजिंग में हम जैसे क्लास 11th और 12th में प्रेसी राइटिंग करते थे या समरी लिखते थे, ठीक उसी तरीके से करते हैं हम। इसमें जो ओरिजिनल ऑथर का आर्टिकल होता है उसको रिड्यूस करके शॉर्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। पर आप यहाँ पर हमारे से क्या गलती होती है कि हम शॉर्ट फॉर्म में तो लिखते हैं लेकिन हम जो ओरिजिनल ऑथर है उसका स्टाइल और स्ट्रक्चर चेंज नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हम प्लेजरिज्म में आ जाते हैं। और साथ ही साथ जब हम पैराफ्रेजिंग करके हम एक नया पैराग्राफ बनाते हैं तो हम ऑथर को क्रेडिट भी नहीं देते, जिसके कारण आप प्लेजरिज्म के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर एक और चीज कोट करना है कि अगर आप देखते हैं कि आप ओरिजिनल ऑथर के आर्टिकल को समरी में कर रहे हैं और अगर आपने उसकी बेसिक मीनिंग को ही चेंज कर दिया जो आपसे ओरिजिनल ऑथर कन्वे करना चाह रहा था, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। So that is why you have to use proper quotation marks if you are altering the statements of the original author and you are not getting the same meaning what the original author want to convey. तो ऐसे केस में अगर आपको लगता है कि कभी आप चेंज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर आप चेंज करेंगे तो ओरिजिनल ऑथर की जो मीनिंग है वो बदल जाएगी, तो आप कोटेशन मार्क्स का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट सर। नेक्स्ट जो मैंने एड अप किया था वो था एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म। बेसिकली दिस इज अ कैजुअल फॉर्म ऑफ रिसर्चर। ये तब होता है जब रिसर्चर जो होता है वो बहुत ही कैजुअल तरीके से वर्क करता है। बेसिकली जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं उस वक्त हम बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेस से हेल्प लेते हैं, लेकिन जब हम डॉक्यूमेंटेशन स्टेज तक आते हैं तब हम भूल जाते हैं कि हमने किस चीज के लिए कहाँ से हेल्प ली थी और हम रॉन्ग साइटेशन दे देते हैं या फिर हम रॉन्ग सोर्स दे देते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म होता है। अब यहाँ पर मैं नेक्स्ट चीज एक और कोट करना चाहती हूँ कि इसके अलावा प्लेजरिज्म जो है वो ऑथरशिप में भी रिजल्ट होती है। अगर दो प्रोफेसर्स हैं और वो दो प्रोफेसर्स किसी प्रोजेक्ट को डील कर रहे हैं और इन बिटवीन क्या होता है कि दो प्रोफेसर्स दे डू नॉट कंप्लीट द प्रोजेक्ट, इन बिटवीन देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन द टू प्रोफेसर्स एंड वन प्रोफेसर लीव द प्रोजेक्ट एंड नाउ सेकंड जो फर्स्ट जो ऑफिसर है he acts smartly and what he does,
he complete the project and then he publish the report of the project as a sole author. Again, he is under the category of plagiarism. A second condition, see, a PhD supervisor supervise his student of a science stream, and he finds that the result are excellent. वो supervise करते हैं और उन्हें लगता है results बहुत अच्छे हैं और इनके results हम as a patent भी बाद में develop किए जा सकते हैं या use किए जा सकते हैं. और वो क्या करते हैं कि स्टूडेंट को क्रेडिट ना देकर एंटायर डिटेल्स को एज अ सोल ऑथर पब्लिश कराते हैं. इवन दैट इज कैटेगराइज्ड अंडर प्लेजरिज्म. नाउ नेक्स्ट कमिंग टू द मेन थिंग इज सेल्फ प्लेजरिज्म. कहने का मतलब है कि खुद के का जस्ट बिफोर जो आपकी स्लाइड थी उससे रिपीट करिए जो लास्ट अभी आपने बोला. हेलो, दिस इज कॉलम एंड सुपरवाइजर से रिलेटेड जो वो था वो उसको रिपीट कर दीजिए जरा. डेफिनेटली मैम, एक्चुअली ये है कि अगर कोई सुपरवाइजर कोई वर्क कराते हैं और जो वर्क है वो सुपरवाइजर और स्टूडेंट के द्वारा किया गया है और ऐसा होता है कि स्टूडेंट का वर्क जो होता है वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है ऐसे कंडीशन में, और सुपरवाइजर को ये लगता है कि ये वर्क वो उसको क्रेडिट नहीं देते हैं और एज अ सोल ही डिक्लेयर कर देते हैं कि ये वर्क पूरा मेरा है, तो भी ये एक प्लेजरिज्म फॉर्म होता है. राइट. मैम, शुड आई कंटिन्यू? हाँ, या. Now next, coming to is self-plagiarism. Now as the name indicate, self-plagiarism basically refers to author to reuse their previously disseminated content and pass it off as a new product. सबसे मेन क्वेश्चन, अपने ही काम में को यूज करना क्या चोरी कहलाया जाएगा? तो इसका आंसर हमें जो रिसर्च से मिला वो था कि हाँ ऐसा हो सकता है, बिकॉज दिस है जब इंश्योरेंस फ्रॉड हो सकता है तो सेल्फ प्लेजरिज्म भी एक एकेडमिक थेफ्ट माना जाएगा. अगर कोई जीवित व्यक्ति है वो अपने आप को मृत घोषित करके इंश्योरेंस क्लेम ले सकता है. अगेन आई रिपीट, मृत घोषित मतलब वो मरा नहीं है, उसकी मृत्यु हुई नहीं है, उसने सिर्फ शो किया है और इंश्योरेंस क्लेम ले लिया है, ऐसे केसेस हुए हैं. तो सिमिलरली अगर आप अपनी ही रिसर्च को दोबारा बिना कोई चेंजेस के अगर दोबारा प्रोड्यूस करते हैं तो इवन यू आर डूइंग एन एकेडमिक थेफ्ट. अब आप ऐसा कैसे करते हैं कि दो मेन कैटेगरीज हैं जिसके अंदर आप ऐसा कर देते हैं. फर्स्ट इज डाटा डिसएग्रीगेशन. डाटा डिसएग्रीगेशन बेसिकली अकर्स when data from a previously published study are published again minus some data points as to their relationship to the original published paper. सिंपल लैंग्वेज में इसे इस तरह से समझिए, मेरा एक पेपर पब्लिश हुआ है, अब मैंने क्या किया, अपने ओरिजिनल पेपर पब्लिश्ड का जो डाटा था उसमें कुछ डाटा ऐड किया और कुछ डाटा को सब्ट्रैक्ट किया और मॉडिफाई करके मैंने सेकंड पेपर अपना पब्लिश कर दिया. लेकिन जब मैंने देखा तो दोनों की डाटा में डुप्लीकेसी थी, बिकॉज यू आर यूजिंग द मेजर पोर्शन ऑफ द डाटा. सो दिस इज रॉन्ग एंड दिस वुड बी कैटेगराइज्ड अंडर सेल्फ प्लेजरिज्म. सेकंड कंडीशन बनती है डाटा. एक्सक्यूज मी, अगर अपने ही पेपर का कोई एक्सपेंशन कर रहा है, मान लीजिए कभी एक में उसने कुछ वेरिएबल्स लिए, फिर उसने दूसरे वेरिएबल्स थोड़े वेरिएबल्स ऐड करके यदि बना रहा है, बार बार आप उसको नए वेरिएबल्स वो चूज करें, तब वो प्लेजरिज्म नहीं होगा, सेल्फ प्लेजरिज्म. अगर हमने उसी के वेरिएबल्स ले लिए, वही तो डाटा हो गया मेन रेस्पोंडेंट्स, है ना? वेरी गुड क्वेश्चन मैम. इसका ये है कि दो चीजें हैं. अगर मैं इसमें क्या है, अगर आपने डिफरेंट वेरिएबल्स लिए, अगर आपने सेम वेरिएबल्स भी लिए, मैं दोनों में आपको आंसर बताऊंगी. अगर आपने सेम वेरिएबल्स भी लिए तो आपने अगर दैट इज अगर आप रिपीट भी करते हैं कोई एक्सपेरिमेंट को या स्टडी को, देन ऑल्सो यू गेट अ डिफरेंट डाटा. अग्रीड? अगर हम आज एक रिसर्च करें और अगर एक महीने के बाद एक रिसर्च करें तो देयर वुड बी अ चेंज इन द डाटा. Yeah, of course, area can be changed and anything can be changed. Definitely, तो है ना? हाँ, तो ये कैसे मतलब
अब सेकेंडली क्या होता है मैम कि इसमें क्या होता है कि हम डाटा को अगर सब्सटैंशियल चेंज करें, थोड़ा सा पोर्शन अगर हम अपनी मेथोडोलॉजी दोबारा यूज करें, दैट इज नॉट प्लेजरिज्म। अगर आप एक्सपेंशन करें, इवन दैट इज नॉट प्लेजरिज्म, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में तो हम ऐसा करते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा ही एक प्रोजेक्ट है मैम, जो इससे पहले मेट्रोपॉलिटन सिटीज में था, दिल्ली में। नाउ आई एम कैरिंग ओवर द प्रोजेक्ट टू सेंट्रल हिमालयाज, so this is not a plagiarism. But what will I do if I will not do the study and I will use my data of previous study and I will just manipulate little bit, then that comes under plagiarism. Right. Now next is data segmentation. Now data segmentation, this is also known as a salami publication or least publication unit. But consider this is not considered as a major aspect of plagiarism. The reason, because in this we do not take the substantial amount of data, we only use a limited amount of data. कहने का मतलब है जब हम डाटा सेगमेंटेशन की बात करते हैं तो इसमें हम पूरा डाटा अपना नहीं यूज करते, जो कि मैम का इससे पहले क्वेश्चन भी था। हम थोड़ा जो डाटा का बेस है वो यूज करते हैं, तो ये एक तरीके से इसको प्लेगरिज्म कंसिडर नहीं किया जाता है या सॉर्ट ऑफ किया जाता है, जो कि हम यूज कर रहे हैं। अब जो आपका ये सेल्फ प्लेजरिज्म की बात है और जो डाटा सेगमेंटेशन और डिसएग्रीगेशन की बात है, मैं आपको इस तरह से समझाती हूँ कि अगर आपने कोई वर्क किया है, रिसर्च प्रोजेक्ट किया है या एमफिल की थीसिस की है, तो जो रिसर्च स्कॉलर है या जो एक्सपेरिमेंटर है वो ये चाहता है कि आपके एक रिसर्च वर्क से आपके 5-6 पेपर पब्लिश हो जाए। दिस इज व्हाट यू वांट। So what you do, you start segmenting your data. एक थोड़ा आपने इधर पोर्शन लिया, and when you segment your data, then there is a duplicacy of your data. अगर 5 रिसर्च पेपर आप छोटे से काम में करेंगे तो डेफिनेटली डाटा डुप्लीकेशन होगा। जहां आपका डाटा डुप्लीकेट हो गया वहीं पर आप फंस जाएंगे अपने ही सेल्फ प्लेजरिज्म। तो दिस इज नॉट टू बी डन। अगर आप कोई कोहर्ट स्टडी भी कर रहे हैं, कोई कॉम्प्लेक्स स्टडी भी कर रहे हैं, तो दिस इज, अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स स्टडी करते हैं तो रिजल्ट्स प्रॉपर तभी मिलेंगे जब मल्टी वेरिएबल्स कंबाइन होकर एक बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट दें। तो यहाँ पर ये है कि इन स्पाइट ऑफ थिंकिंग दैट यू गेट मोर रिसर्च पेपर, यू फोकस ऑन गेटिंग अ क्वालिटी पेपर सो दैट डजंट एस्टिमेट एज अ प्लेजरिज्म। सेल्फ प्लेजरिज्म में जो फोकस है मेनली रिजल्ट पे है कि अगर आपका रिजल्ट सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब डुप्लीकेसी की संभावना है ना। जी, और जी, यदि आपके रिजल्ट्स डिफरेंट हैं तो चाहे वेरिएबल्स आप सेम लें या आप रेस्पोंडेंट तो सेम होंगे नहीं, जब आपने एरिया चेंज कर दिया या स्टडी का वो कर दिया, तो रिजल्ट्स पे बेसिक फोकस होगा, है ना। हाँ, बेसिकली डाटा से ही हम चेक कर पाएंगे, हाँ, है ना। बाकी मेथोडोलॉजी चेक तो डेटा से ही होगा। मींस जैसे सेल्फ प्लेजरिज्म की बात हो रही है ना कि आपने एक पेपर और 2 पेपर की बात उसके बीच में जो डिंडल करना है। हाँ मैम, मैंने ये किया कि जो लोग करते हैं, जैसे क्या है कि लॉन्गिट्यूडनल स्टडी और क्रॉस सेक्शन स्टडी में क्या करते हैं, जैसे कि अगर हमने एक कॉम्प्लेक्स स्टडी ले ली मैम, तो अगर वो सीरीज में कर रहे हैं तो बट ऑफ पेपर्स भी सीरीज में निकालेंगे मैम, है ना। और डेफिनेटली, और वो सीरीज भी आप लिंक करेंगे मैम। जैसे जो सीनियर हमारे साथ हैं वो डेफिनेटली ऐसा करते ही है मैम कि पहले स्टेज की सीरीज है और फिर ये नेक्स्ट में ये रिजल्ट्स है, और वो जरूरी भी होता है ताकि एक क्रॉस एनालिसिस भी हो जाए कि पहले कैसा था एंड कंटिन्यूसली आगे कैसा था, या इस एरिया में कैसा था एंड सेकंड एरिया में कैसा था। लेकिन मैम क्या है कि अगर आपका एक लिमिटेड पेपर है और आपने अपने ही डाटे को 2-3 बार मॉडिफाई कर दिया और फिर आप 4 रिसर्च पेपर निकाल रहे हैं, तो मैम ऑटोमेटिकली है कि उसमें डाटा आपका डुप्लीकेट होगा ही होगा। ये थोड़ा सा वेग कॉन्सेप्ट है सेल्फ प्लेजरिज्म वाला, बहुत ही वेग है, क्योंकि अपना ही वर्क है, हमारा ही थॉट है, हमारे थॉट बार बार चेंज हो हर पेपर में आके, तो ये बड़ा मुश्किल है ना। एक आदमी की थिंकिंग है, उसका एक पैटर्न बनता है, तो अपने वर्ड्स अपने डाटा रिपीट होंगे कहीं ना कहीं से, और वो इसको मतलब ये वो सेग्रीगेट करना बड़ा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा वेग कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही। इसको कौन सा सॉफ्टवेयर एकदम से कैच कर लेता है। मैं आपको बताती हूँ मैम, आपका क्या है कि अगर आप ही की रिसर्च है, आप ही का कोई पहला पेपर है, अगर आप उसको कोट कर देंगे, दिस इज वन थिंग विच है, अगर आप ये कहेंगे जैसे पांडे उर्वशी 2014 में कहती हूँ कि आई हैव सेड दैट इमोशनल लेबर इज नेगेटिवली कोरिलेटेड विद द हेल्थ ऑफ द जेंडर, ठीक है मैम।
तो यहाँ पर क्या है, मैंने अपने ही वर्क को आइडेंटिफाई किया है कि ये रिजल्ट आया है, तो कोड किया मैंने, उस वर्क को मैंने सेकंड में यूज नहीं किया मैम, वो मेरा बेस बना सेकंड वर्क के लिए। गलती हम लोग क्या करते हैं, उसी रिजल्ट्स को जो हमने पहले रिजल्ट्स को निकाले होते हैं उसको डिफरेंशिएट ना करके सेकंड टाइम शो कर देते हैं। और डेफिनेटली आप अपने ही को कोड कर सकते हैं मैम। तो आप ही के रिजल्ट मैम, आप ही के जो रिजल्ट होंगे वो प्लेजरिज्म में कॉपी कर देंगे। हाँ, मैंने कि अपने अपने प्रीवियस पेपर्स का रेफरेंस जरूर दें जब भी कुछ कर रहे हैं, और रिजल्ट्स पे बहुत फोकस होगा। डेटा तो है ही अपनी जगह, जी मैम, मीन्स है ना, यही है कि अपने पेपर को आप प्रीवियस पेपर्स जो भी करें हैं उस रिलेटेड टॉपिक पे, तो वो साइटेड होने चाहिए, वो होने चाहिए। और सेल्फ साइट होंगे, प्लेजरिज्म। जी मैम, सेल्फ। और नहीं होंगे, ऐसा लोग सोचते हैं कि हम हमारे ये तो हम क्यों करें, या हमें राइट है उनपे, हमें राइट नहीं होता मैम। और वो हम भी उन्हीं में से एक है, क्योंकि हम भी अपने प्रीवियस पेपर्स पे ध्यान नहीं देते, हम सोचते कि लिखते चले जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने इस पॉइंट को जी जी मैम, ठीक है, थैंक थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट स्लाइड सर। अब आ जाते हैं, अब हमने ये तो देख लिया कि व्हाट इज प्लेजरिज्म और टाइप्स। अब आपने क्या करना है, बेसिकली 3 रूल्स फॉलो कीजिए और प्लेजरिज्म से आप लोग फ्री हो पाएंगे। रूल 1, आपने साइटेशन किया और कोटेशन मार्क्स दिए। जब आप साइटेशन दे रहे हैं, दिस मीन्स आप इंडिकेट कर रहे हैं ये काम आपका नहीं है, आपने किसी और के मटेरियल को लिया है। आपने जो दूसरा मटेरियल लिया है, अगर आप उसे कोटेशन मार्क्स के अंदर रख रहे हैं, तो आप ये बता रहे हैं कि ये एग्जैक्टली वही मटेरियल है जो ऑथर ने कहा था, और मैं एग्जैक्टली उसी मटेरियल को यूज कर रहा हूं। तो ऐसे कंडीशन में आप प्लेजरिज्म से फ्री हैं, अगर आप साइटेशन करते हैं और कोटेशन मार्क्स दोनों चीज देते हैं। सेकेंड रूल, नेक्स्ट स्लाइड सर। रूल 2 क्या है, अगर आप साइटेशन करते हैं पर आप कोटेशन मार्क्स नहीं लगाते हैं, आप साइटेशन कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने इंडिकेट किया है कि इस वर्क का ओरिजिनल ऑथर मैं नहीं था, ये वर्क मेरा नहीं है, लेकिन आप कोटेशन मार्क्स नहीं यूज करते, इसका मतलब आप ये कहते हैं कि ये वर्क जो दूसरे ऑथर का था, इसे मैंने अपने वर्ड्स में इंटरप्रेट किया है, इसलिए ये प्लेजरिज्म की कैटेगरी में नहीं आएगा। एंड दिस इज व्हाट वी जनरली डू टू सेव आवरसेल्फ फ्रॉम द प्लेजरिज्म। ये रूल 2 है जो हम मैक्सिमम फॉलो करते हैं ताकि हम प्लेजरिज्म से बचें। नेक्स्ट। अच्छा, एक चीज और, ये जो प्लेजरिज्म है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर के दौरान तो हम दूसरे की बातों को वहां तो ये वो नहीं मटेरियल करेगा, मैम रिव्यू ऑफ आऊंगी लिटरेचर में। उस पॉइंट पे भी आएंगे कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर अच्छा, जब मैं स्टाइल पढ़ाऊंगी ना मैम, इसके बाद देन विल कम टू, डेफिनेटली मैम। नो, नेक्स्ट इज रूल 3। रूल 3 की जो कंडीशन है उसमें है कि आप कोई साइटेशन नहीं करते और ना ही आप कोटेशन मार्क्स देते हैं। जब आप साइटेशन नहीं करते हैं तो आप कॉन्फिडेंट हैं कि ये जो आइडिया है ये आपका है, आपने किसी से नहीं लिया है, दैट मीन्स यू आर द ओरिजिनेटर ऑफ दैट आइडिया। और क्योंकि ये आइडिया आपका है, तो जो भी आप लिखेंगे या जो इंटरप्रेट करते हैं वो भी अपने वर्ड्स में करते हैं। सो दिस इज टोटली फ्री फॉर्म ऑफ प्लेजरिज्म। दिस इज रूल 3। नेक्स्ट, अभी क्विज में आने से पहले जो मैम ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था रिव्यू ऑफ लिटरेचर का, हालांकि रिव्यू ऑफ लिटरेचर में जब स्टाइल एक्सप्लेन करने वाली थी तब बताने वाली थी, लेकिन मैम ने पूछ लिया तो पहले ही बता देती हूँ। डेफिनेटली मैम, जब हम ये प्लेगरिज्म का लेवल देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि प्लेगरिज्म का लेवल मार्क नहीं होता। 0 to 10% इज द लेवल दैट इज बीन एक्सेप्टेड। और इसमें क्या करते हैं मैम, जब हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर की बात करते हैं तो जो मैंने आपसे कहा कि पैराफ्रेजिंग करते हैं या कोटेशन मार्क्स यूज करते हैं, उसमें हम लोग रिव्यू ऑफ लिटरेचर को साइट करने के लिए अब तो एक नया फॉर्म भी आ गया, दैट इज टेबुलर मैनर, जो आपको फ्री करता है प्लेजरिज्म से। नहीं तो आप क्या करते हैं, 3 चीजें सॉर्ट करते हैं। फर्स्ट इज जो पेपर दिया है
और उस पेपर का टॉपिक क्या है, टाइटल दैट इज देयर। देन सेकंड इज क्या ऑब्जेक्टिव उन्होंने लिए हैं अपने पेपर में। नेक्स्ट इज द मेथोडोलॉजी एंड लास्ट इज द कंक्लूजन। इन 3 पॉइंट्स को आप अपने वर्ड्स में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? आप इस तरह से लिखेंगे कि ओरिजिनल ऑथर ने जो स्टाइल में लिखा है वो स्टाइल हम चेंज कर देंगे। मैम मैं जब आप लोग को स्टाइल में आऊंगी तब ये क्लियर हो जाएगा। ये स्लाइड्स में आंसर है मैम इसका। नाउ दिस इज ओके यस मैम, नाउ दिस इज अ क्विज फॉर यू ऑल। अब आप लोग को 3 रूल्स पता है। इसमें जो पहला ब्लॉक है वो एक मटेरियल है, एक आर्टिकल का स्मॉल पोर्शन है जो स्किनवी के आर्टिकल से लिया गया है। और जो नीचे के जो सेकंड ब्लॉक है और जो थर्ड ब्लॉक है, आपको इसमें ये बताना है कि सेकंड वाला प्लेजराइज्ड है या फिर थर्ड वाला प्लेजराइज्ड है। जो पहला वाला है वो ये कहता है सर्वे रिजल्ट्स फ्रॉम 1500 कॉलेज स्टूडेंट्स अबाउट देयर सेल फोन दैट इंक्रीज्ड यूज वाज नेगेटिवली प्रिडिक्टिव ऑफ ओवरऑल ग्रेड पॉइंट एवरेज। ये स्टेटमेंट लिया गया है। एक हमारा रिसर्च स्कॉलर इसका आंसर इस तरह से लिखता है, स्किनवी रिसर्च ऑन सेल फोन फाउंड दैट इंक्रीज्ड यूज वाज नेगेटिवली प्रिडिक्टिव ऑफ ओवरऑल ग्रेड पॉइंट एवरेज। क्या ये सही है? या फिर जो दूसरा स्कॉलर लिखता है, सर्वे रिजल्ट्स फाउंड दैट इंक्रीज सेल फोन यूज कॉरेस्पॉन्ड टू लोअर ग्रेड पॉइंट एवरेज। आप लोग को बताना है कि सेकंड सही है, सेकंड प्लेजराइज्ड है कि थर्ड प्लेजराइज्ड है। प्लीज राइट योर आंसर इन चैट बॉक्स। आपको क्या लगता है कि सेकंड वाला प्लेगरिज्म की कैटेगरी में है कि थर्ड वाला प्लेगरिज्म की कैटेगरी में? एक्सीलेंट, सेकंड वन इज प्लेजराइज्ड definitely. Now when we talk about, that means the concept is clear. सेकेंड वन इज प्लेजराइज्ड डेफिनेटली। अब ये जो सेकेंड वन प्लेजराइज्ड है, ये प्लेजराइज तब नहीं होता जब हम क्या करते कि स्किनवी रिसर्च ऑन सेल फाउंड दैट इंक्रीज और उसके बाद हम कोटेशन मार्क्स यूज कर लेते। यूज वाज नेगेटिवली प्रिडिक्टिव ऑफ ओवरऑल ग्रेड पॉइंट एवरेज, तो वहां पर हम कोटेशन मार्क्स यूज कर लेते। उन्होंने साइटेशन दिया है, अंजलि बेटा साइटेशन दिया है उन्होंने, स्किनवी का नाम दिया है, लेकिन उन्होंने एग्जैक्टली जो ऊपर स्किनवी ने कहा एग्जैक्टली वैसे ही कॉपी कर दिया। तो आप कॉपी नहीं कर सकते वर्ड टू वर्ड। यूज वाज नेगेटिवली प्रिडिक्टिव ऑफ ओवरऑल ग्रेड पॉइंट एवरेज, एग्जैक्टली कॉपीड है, इसलिए ये प्लेजराइज्ड है। अगर आप इतने पोर्शन को इन्वर्टेड कॉमास में डाल देते, कोटेशन मार्क्स में डाल देते, तो आप प्लेजराइज्ड, सेकेंड वाला भी प्लेजराइज्ड फ्री हो जाता। वेरी गुड अंजलि। नाउ थर्ड वन इज इटसेल्फ क्लियर। इसमें उन्होंने क्या किया है कि साइटेशन दिया है और उन्होंने कोई कोटेशन मार्क्स यूज नहीं किया, क्योंकि उन्होंने डिक्लेयर किया है कि उन्होंने पूरी तरीके से इसे मॉडिफाई कर दिया है, इंटरप्रेट अपने वर्ड्स में कर दिया, सो दैट वुड नॉट बी प्लेजराइज्ड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Now, this is when you talk about the University Grant Commission has made up a unique tiered system for the assessment of plagiarism. Although different institutions follow the different level of plagiarism, but according to this unique tiered system के हिसाब से जो फर्स्ट टायर है वो है अप टू 10%। अगर 10% तक का आपका प्लेजरिज्म आ रहा है तो दैट इज एक्सेप्टेबल एंड यू डो नॉट हैव टू वरी अबाउट इट। अब यहाँ पर मैं कोट करना चाहती हूँ कि ये भी कहा जाता है कि प्लेजरिज्म शुड बी नॉट लेस देन 4%। द रीजन इज बिकॉज व्हेन वी आर यूजिंग सम सोर्सेज, डेफिनेटली if you will use some sources, then plagiarism would result. No research can be conducted without any underlying source. So 4 to 10% is the best marker of the plagiarism. The second tier is from 10 to 40%. इस कंडीशन में थीसिस रिवाइज हो जाती है या रिसर्च वर्क रिवाइज कर दिया जाता है। और जो थर्ड टायर है 40 to 60%, दिस इज मोर क्रिटिकल कंडीशन। रिसर्च तो अबैंडन होती है, इसके साथ साथ सुपरवाइजर को 2 साल के लिए मना कर दिया जाता है कि वो किसी को सुपरवाइज नहीं कर सकते।
और फोर्थ वाली सबसे एडवर्स कंडीशन होती है जब 3 इयर्स के लिए सुपरवाइजर को बैन कर दिया जाता है और कि आप रिसर्च नहीं करा सकते हैं। इसी के साथ साथ जो फाइनेंशियल पेनल्टी है वो भी रेंज करती है 50,000 से 2 लाख तक। नेक्स्ट स्लाइड। अब नेक्स्ट चीज है कि प्लेजरिज्म में आप क्या कर सकते हैं। आपने रूल्स भी फॉलो कर लिए। आप जो आपका एक प्रैक्टिस है, मेक दिस एज अ प्रैक्टिस, क्यू एस एंड मी। आप एक टेबल बना सकते हैं राइट फ्रॉम जब से आप स्टार्ट करते हैं पायलट सर्वे, वहीं से आप स्टार्ट कर सकते हैं। 3 टेबल्स बनाकर, क्यू स्टैंड्स फॉर कोट। क्यू के अंतर्गत वो सारी चीजें आएंगी जो आपने किसी और से ली है, जिनको आपको साइटेशन करना है। फर्स्ट वुड बी Q1, आपने जहां से लिया है। सेकेंडली, अगर आपको उसका नहीं सोर्स पता चल रहा है या साइटेशन प्रॉपर नहीं पता चल रहा है, तो यू हैव टू मार्क कि आपको कोटेशन मार्क्स उसमें यूज करने हैं। सेकंड है एस, जो है सोर्स है। अगर आपको ओरिजिनल नहीं पता कि आपने ये कहां से लिया है, तो जहां से आप ले रहे हैं आप उसका सोर्स नोट डाउन करते चले जाइए। और थर्ड कॉलम आप बनाइए मी का, जो आपको लगता है कि आपने सेल्फ किया है। अगर आप रिसर्च के स्टार्टिंग से ही इन 3 कॉलम्स को मार्क करते हुए चलेंगे, Q1 से लेकर Q100 तक, S1 से लेकर S100 या ME1, तो आपको बाद में डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप प्लेजरिज्म से फ्री हो जाएंगे। एक हर्षी जोशी ने क्वेश्चन बीच में पूछा है, मैम 10% प्लेजरिज्म तो आ ही जाता है। बेटा एक्चुअली दिस इज हर्षी, इट इज नॉट अ मैटर कि 10% प्लेजरिज्म आ रहा है या नहीं। प्लेजरिज्म तभी आता है जब आपकी तरफ से कोई गलती होती है। अगर आप प्रॉपर साइटेशन करते हैं, प्रॉपर रूल्स फॉलो करते हैं, तो प्लेजरिज्म नहीं आता। जबकि 10% तक एक्सेप्टेबल है। कुमाऊं यूनिवर्सिटी तो 20% तक भी एक्सेप्ट करती है, और यहाँ तक कि ICSSR ने भी अपनी लिमिट 15 to 20% की रखी है। नेक्स्ट स्लाइड। अब कल आपको शैलेंद्र सर ने ऑलरेडी स्टाइल्स बताए हैं कि MLA और AP स्टाइल। वन थिंग प्लीज, ये जी मैम। किस स्टेज यूनिवर्सिटी में थीसिस सबमिशन के बाद किस स्टेज पे ये जिस समय थीसिस सबमिट होती है उसी समय ये लोग चेक करते हैं प्लेजरिज्म, या किस स्टेज पे चेक होता है? जी मैम, जब हम थीसिस सबमिट करने जा रहे होते हैं फाइनल, तो उससे पहले यूनिवर्सिटी का ये रूल है कि आप प्लेगरिज्म की एक रिपोर्ट करेंगे, रिपोर्ट लगाएंगे अपनी थीसिस के साथ। 2018 के बाद आया है मैम, ये 19 में। नहीं तो ये तो हाँ फाइनल जी, स्टेज में मैम, फाइनल स्टेज में चेक होती है। अगर वो एक्सेप्टेबल लिमिट पे होती है तभी एक्सेप्टेड होती है, नहीं तो नहीं होती मैम। नहीं जैसे स्टूडेंट तो सबमिट करने गया तो वो यूनिवर्सिटी में ही ये प्रोसेस होती होगी ना, कोई कौन? हाँ मैम, यूनिवर्सिटी जो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी होती है उनके पास अपना प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर होता है, चेकर होता है, हाँ हाँ चेक करते हैं, है ना। और मैम ये अगर नहीं है तो हाँ बाकी यूनिवर्सिटीज भी कर देती हैं, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो है मैम, अपना पूरा हम्म इनका हम्म, लाइब्रेरी वाले सेक्शन के पास है और वहां वो लोग करते हैं। हाँ मीन्स जब सबमिट होगी तो स्टूडेंट ये मान ले कि उसकी थीसिस प्लेजरिज्म से फ्री है, अगर वो नहीं सबमिट हो। हाँ नहीं, अगर उसकी प्लेजरिज्म की रिपोर्ट सही आ रही है तभी नहीं, ये वो जैसे हाँ मेरे भी उसके एक बाद स्टूडेंट ने करते हैं। करी है ना, हमें पता ही नहीं चला है, कोई कुछ भी नहीं हुआ, जैसे जमा कर दी उनको मिल गया कि हाँ सबमिटेड। मीन्स ये किस स्टेज पे होना है, मेरे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है या मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है, इसलिए मैं जानना चाह रही हूँ। मैम एक्चुअली कुमाऊं यूनिवर्सिटी में अभी मैम, आप कुमाऊं यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाह हाँ रहे हैं। हाँ 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 मैम कुमाऊं यूनिवर्सिटी में अभी जिन्होंने सबमिट करी अपनी ये रिसर्च थीसिस जो हाँ सबमिट की, वहां पर उनसे मैम टर्निटिन की रिपोर्ट मांगी गई कि हाँ आप मतलब पहले प्लेजरिज्म की रिपोर्ट लाए। अगर प्लेजरिज्म की रिपोर्ट सही आई है तो सबमिट कर दीजिए मैम, फिर नहीं, कोई तो प्रॉब्लम नहीं है। रिपोर्ट मांगी गई तो स्टूडेंट के पास तो कोई सॉफ्टवेयर है नहीं है, तो कौन करता है, कहाँ, मैं यही तो क्या समझ में नहीं आ रहा। हाँ मैम बताइए। हाँ हाँ अच्छा, तो हम अच्छा अच्छा
अच्छा मैम जैसे पहले हम अच्छा। सीडी सबमिट करते थे मैम, पहले तो प्लेटफॉर्म हाँ का था नहीं, तो हम सीडी सबमिट करते थे, है ना। हाँ उसके बाद वो शोध गंगा में अपलोड होती, तो ऐसे ही मैम जब वो रिसर्चर वहां पे सबमिट करने गया होगा, जैसे कुमाऊं यूनिवर्सिटी में भी जो हाँ लाइब्रेरी डिपार्टमेंट है, युगल जोशी सर जो हैंडल कर रहे हैं, मैम हाँ। वो पहले आपको बताएंगे कि हम इसका आपका चेक करा रहे हैं, और उसके बाद जब अच्छा रिपोर्ट सही आएगी वही डील करते हैं मैम। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि मेरे स्टूडेंट ने मुझे ऐसा कुछ इन्फॉर्म किया नहीं कि ऐसा हुआ या क्या हुआ, कि इसलिए मैंने मैम पूछा हमारे कि हमारे स्टूडेंट अभी एक ने सबमिट किया है, उसका हाँ, प्लेजरिज्म जब 4% आया तो उसके बाद हाँ, ही वहां सबमिट हुई, तो वही कुमाऊं यूनिवर्सिटी में उन्होंने चेक करवाया था मैम। अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक जी यू। मैम। नेक्स्ट, जैसे कि शैलेन सर ने आपको कल बताया है स्टाइल्स के बारे में, तो जब हम इसकी प्लेजरिज्म की बात करते हैं, तो यू हैव टू यूज प्रॉपर कोटेशंस। नेक्स्ट स्लाइड। शैलेन सर नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पर देखिए, जो मेन एस्पेक्ट आप लोग कहते हैं कि मैम 10% से नीचे नहीं आ रहा है, या फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर की भी बात हुई थी कि कैसे हम लोग उसको कर सकते हैं। 3 फॉर्म्स है। अगर आपको लगता है कि जो ओरिजिनल मटेरियल है वो इनडायरेक्ट फॉर्म में दिया गया है, जैसे कि पहला स्टेटमेंट आप देख लीजिए, सम रिसर्चर्स नोट दैट चिल्ड्रन आर टोटली इनसेंसिटिव टू देयर पेरेंट्स शाइनेस, जिम बार्डो 62। ये जो है कोटेशन, ये किस मटेरियल में है? आपके ओरिजिनल मटेरियल में। अगर आप इसको, जो नीचे दो दिए गए तरीके हैं, डायरेक्ट और पैराफ्रेजिंग में कन्वर्ट कर देंगे, देन दे यू वुड नॉट बी अकाउंटेड अंडर प्लेजरिज्म। अब आपको ये चेक करना है कि किस फॉर्म में आपका है, और कैसे किस स्टाइल में है, और आपको कैसा चेंज करना है। अगर डायरेक्ट में है तो उसे पैराफ्रेजिंग में कर दीजिए। इन तीनों में आप साइमल्टेनियसली इनको आपस में चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली इज फॉलोड, सर नेक्स्ट स्लाइड। सिमिलरली इज फॉलोड फॉर शिकागो ऑल्सो एंड एपीए स्टाइल ऑल्सो। एपीए स्टाइल में इस तरह से हम लोग कोट करते हैं। तो आपको ये देखना है कि आपसे किस में मांगा गया है, और अगर इनडायरेक्ट में ऐसा लिखा है तो डायरेक्ट में इस तरह से आप कोट कर सकते हैं, तो स्टाइल चेंज हो जाएगी, तो आप प्लेजरिज्म से बहुत हद तक बच जाएंगे। नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है, अब लास्ट जो स्लाइड है वो डील करेगी टर्निटन से। टर्निटन या फिर कोई भी प्लेगरिज्म का जो चेकर है उसकी बात हम करते हैं। जनरली ऐसा नहीं था कि जब हमारे पास ये सॉफ्टवेयर नहीं थे तब भी हमारी थीसिस चेक नहीं होती थी, तभी चेक होती थी, लेकिन सर्च इंजन के थ्रू चेक होती थी। जैसे कि हम लोग अगर इवेल्युएट करते हैं तो हम कीवर्ड सर्च करते हैं और फिर हम इवेल्युएशन मार्क्स देते हैं, ठीक उसी तरह से जो चेकर होता है वो आपके सबसे पहले कीवर्ड्स को देखता है। अगर आपके कीवर्ड्स मैच करते हैं तो वो आपका रीजन बनता है मेजर प्लेजरिज्म का। नेक्स्ट चीज होता है कि कीवर्ड्स के साथ साथ कभी हम क्या करते हैं, जो एग्जैक्टली जैसे उन्होंने ऑर्डर ऑफ वर्ड्स यूज किए हैं या कंटेंट्स यूज किए हैं, वो भी हम भी अपने इसमें यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो स्ट्रिंग्स और जो ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स ऐसे मैच करते हैं, वो सेकंड चीज है जो कि चेकर आपका पकड़ता है। लेकिन टर्निटन जो अभी रिसेंट जो प्लेगरिज्म के सॉफ्टवेयर है वो और ज्यादा स्मार्ट है। जैसे हम अपने मोबाइल में फिंगर स्कैन करते हैं और उससे प्रोटेक्ट करते हैं, वो लोग फिंगर प्रिंटिंग करते हैं, वो लोग आपकी स्टाइल ऑफ राइटिंग चेक करते हैं। अगर आपने स्टाइल ऑफ राइटिंग सिमिलर रखी तो आप प्लेगरिज्म के अंतर्गत आ जाते हैं। अगर आपने स्टाइल भी चेंज कर दिया तो आप मैक्सिमम हद तक प्लेजरिज्म से बच सकते हैं। नेक्स्ट। नेक्स्ट यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। तो अभी तक मैंने जितना बोला, अगर मैं इन सारी स्लाइड्स में कोट नहीं करूंगी कि मैंने कहां से सोर्स लिया है, तो दैट वुड बी ऑल्सो अकाउंटेड फॉर अ प्लेजरिज्म ओनली। नाउ लेट मी टेक द क्वेश्चंस ऑल्सो, अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। हर्षी जोशी ने जिसे बोला है कि उरकुंड सॉफ्टवेयर है, तो शायद ये क्वेश्चन आभा मैम से था। मैम ये कुमाऊं यूनिवर्सिटी में जैसे टर्निटन नहीं है तो उरकुंड है, लेकिन मैम उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी भी फैसिलिटेट करता है टर्निटन के साथ, तो दोनों अच्छा जगह चेकिंग हो सकती है मैम। ठीक है मैम, थैंक यू। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय सीमा चिलात मैम।
how to get a plagiarism report for a paper submission? Is any free software available? सॉरी मैम, एक्चुअली फ्री प्लेगरिज्म इज नॉट अवेलेबल। और मैं एक और चीज आपको बताती हूँ कि कभी प्लीज ऐसा मत कीजिएगा कि ऑनलाइन आप अपना सबमिशन कर दें। साइट्स आप देखेंगे जिसमें होता है कि ऑनलाइन चेकिंग, ऐसा इसलिए मत कीजिए क्योंकि वो आपका जो मटेरियल है वो सिस्टम में टाइप हो जाता है और वो आपका बाद में आपका मटेरियल आपके लिए प्लेगराइज की तरह एक्ट करता है। तो ऐसा फ्री सॉफ्टवेयर नहीं है, लेकिन आप जिस भी यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हैं यूनिवर्सिटी फैसिलिटेट करता है कि आपका प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करे, आपका प्लेगरिज्म चेक हो। Hello. Yes sir, any more? Yes, ma'am. I have a question. Hello.